नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एडम ग्रांट की किताब ओरिजिनल्स के बारे में। मतलब ये समझने की कोशिश कि जो लोग लीक से हटकर सोचते हैं वो दुनिया को कैसे बदलते हैं। हमारा मकसद है ग्रांट के शोध से ज़रूरी बातें निकालना कि नए विचार आते कहाँ से हैं और कैसे मुश्किलों के बावजूद उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। और देखिए, शुरुआत एक बड़े दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि आप कौन सा वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं? ये भी आपकी सोच के बारे में कुछ कह सकता है। और ये तकनीक जानने की बात नहीं है। हाँ, ये इस बारे में है कि जो चीजें पहले से तय हैं, डिफ़ॉल्ट हैं, हम उन्हें वैसे ही मान लेते हैं या उन पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। जैसे वो वॉरबी पार्कर वाला उदाहरण है। जब उन लोगों ने ऑनलाइन चश्मे बेचने का सोचा तो सबने कहा ये तो पागलपन है। मतलब कौन खरीदेगा बिना ट्राई किए। हाँ, उन्होंने उस आम सोच को, उस डिफ़ॉल्ट को सीधी चुनौती दी। और यहीं पर सिस्टम जस्टिफिकेशन का आइडिया आता है। सिस्टम जस्टिफिकेशन। हाँ, मतलब ये हमारी वो आदत है कि हम मौजूदा सिस्टम को, जो जैसा चल रहा है, उसे सही मान लेते हैं, भले ही वो हमारे लिए बेस्ट ना हो। अच्छा। अब वो ब्राउज़र वाली बात पर वापस आते हैं। राइट। ग्रांट के शोध में ये निकला कि जो कर्मचारी कंपनी का दिया डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, जैसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, हाँ हाँ। उसकी जगह खुद फायरफॉक्स या क्रोम डाउनलोड करके यूज करते थे, वे अक्सर ज्यादा कमिटेड होते थे, बेहतर परफॉर्म करते थे। अच्छा, पर क्यों? ज्यादा टेक सेवी थे इसलिए? नहीं, वजह वो नहीं थी। वजह थी कि उनमें वो डिफ़ॉल्ट पर सवाल उठाने की आदत थी, बेहतर विकल्प खोजने की एक इच्छा थी। ये तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन सिर्फ सवाल उठाना ही तो काफी नहीं होता होगा ना। वॉबी पार्कर वाले सिर्फ बागी नहीं थे, उन्होंने उन्होंने जोखिम को समझा भी। बिल्कुल। ये रिस्क पोर्टफोलियो वाली बात भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ग्रांट कहते हैं कि कई जो मौलिक विचारक होते हैं, ओरिजिनल्स, वो जिंदगी के एक हिस्से में बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, तो बाकी हिस्सों में वो उतने ही सेफ चलते हैं, पारंपरिक होते हैं। जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे कवि टी.एस. इलियट, वो इतनी क्रांतिकारी कविताएं लिख रहे थे, जी। पर साथ में बैंक में नौकरी भी कर रहे थे, एकदम सुरक्षित। अच्छा। तो वॉबी पाका के फाउंडर्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने तुरंत अपनी नौकरियां नहीं छोड़ी, फ्री रिटर्न जैसी पॉलिसी बनाई ताकि ग्राहकों का डर कम हो। 2 सीईओ रखे, मतलब एक तरफ बोल्ड कदम तो दूसरी तरफ जोखिम को बहुत सावधानी से मैनेज करना। ये संतुलन जरूरी है। सही कहा। तो ठीक है, मान लिया डिफॉल्ट को चुनौती दे दी, जोखिम भी समझ लिया और एक नया आइडिया भी है। पर ग्रांट कहते हैं कि सबसे बड़ी मुश्किल कई बार आइडिया सोचना नहीं होती, बल्कि सही आइडिया चुनना होता है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत से अच्छे आइडियाज पहचाने नहीं जाते और कभी-कभी बुरे आइडियाज पर दाव लग जाता है। हाँ, जैसे सेगवे का सोचा गया था कि दुनिया बदल देगा, पर हुआ नहीं, वो फॉल्स पॉजिटिव था। और सिनफेल्ड जैसा शो, जिसे शुरुआत में किसी ने नहीं समझा, वो फॉल्स नेगेटिव था। सही। तो फिर सही आइडिया की पहचानो कैसे, ये बड़ा सवाल है। हाँ। और ग्रांट का शोध यहाँ भी कुछ बताता है। वो कहते हैं कि जो लोग आइडिया बनाते हैं, यानी क्रिएटर्स, जी, वे खुद भी अक्सर अपने सबसे अच्छे काम को पहचानने में चूक जाते हैं। बीथोवन का भी उदाहरण देते हैं वो। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी वे बाहरी मैनेजरों से बेहतर होते हैं आइडिया पहचानने में। एक सर्कस वाला अध्ययन था जिसमें कलाकारों ने मैनेजरों से ज्यादा सही बताया कि कौन सा एक्ट हिट होगा। मतलब उस फील्ड का गहरा अनुभव मायने रखता है। बिल्कुल। और साथ ही ग्रांट बाहरी नजरिए के महत्व पर भी जोर देते हैं। बाहरी नजरिया? हाँ, जैसे सिनफील्ड को बचाने वाले रिक लुडविन थे, वो नेटवर्क के कॉमेडी या सिटकॉम डिवीजन से नहीं थे। अच्छा। इसलिए वो उस शो के अनोखेपन को, उस नए फॉर्मेट को शायद ज्यादा खुले दिमाग से देख पाए। और जब बात बिल्कुल नए मौलिक विचारों की हो, तो सिर्फ अपनी गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। क्यों? इंट्यूशन तो जरूरी माना जाता है। माना जाता है, और वो काम भी करता है जब माहौल स्थिर हो, प्रेडिक्टेबल हो। पर जब आप कुछ एकदम नया परख रहे हो, तो विश्लेषण, डेटा और दूसरों की प्रतिक्रिया वो ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। समझ गया। तो आइडिया चुन लिया, अब उसे आगे बढ़ाना है। खासकर जब आपको उसे किसी पावरफुल व्यक्ति या सिस्टम के सामने रखना हो, वो आसान नहीं होता। मुझे वो कार्मेन मदीना का किस्सा याद आ रहा है, CIA वाला। उन्होंने कैसे किया था? हाँ, कार्मेन मदीना का उदाहरण बिल्कुल सही है यहाँ। जब उन्होंने शुरुआत में सिस्टम की कमियों पर सवाल उठाए, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्हें किनारे कर दिया गया। लेकिन फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर चुपचाप अच्छा काम किया, अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई। अच्छा। इसे ग्रांट आइडियोसिंक्रेसी क्रेडिट्स कहते हैं। मतलब आपने इतना भरोसा, इतना सम्मान कमा लिया है
कि अब लोग आपकी थोड़ी हटकर, थोड़ी अजीब बात सुनने को भी तैयार हैं। ये क्रेडिट्स कमाने पड़ते हैं, मिलते नहीं। बिल्कुल, कमाने पड़ते हैं। और इसी तरह एक और उदाहरण है बैबल कंपनी का। हाँ। उसके संस्थापकों ने निवेशकों के सामने प्रेजेंटेशन देते वक्त जानबूझकर पहले अपनी कमजोरियां बताईं। अपनी कमजोरियां क्यों? इसे सेरिक इफेक्ट कहते हैं। जब आप खुद ही अपनी कमियां मान लेते हैं तो सामने वाले आलोचक का हथियार आप छीन लेते हैं। अच्छा। और इससे ईमानदारी झलकती है, भरोसा बनता है। ये भी एक तरीका है अपनी बात मनवाने का। ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर की बातें कि एक इंसान कैसे मौलिक हो, कैसे अपने आइडियाज आगे बढ़ाए। पर इन आइडियाज को पनपने के लिए सही माहौल भी तो चाहिए होता है, ग्रुप्स में, टीमों में। हाँ, बिल्कुल। वहां तो अक्सर ग्रुप थिंक का खतरा रहता है। मतलब सब एक जैसा सोचने लगते हैं, कोई अलग राय नहीं रखता। ग्रुप थिंक एक जानी मानी समस्या है, ये सही है। पर ग्रांट यहाँ एक थोड़ा अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि ग्रुप में एकता या एकजुटता, कोहिजन हमेशा बुरी नहीं होती। अच्छा। हाँ, असली सवाल ये है कि क्या उस ग्रुप में असहमति को, डिसेंट को बढ़ावा दिया जाता है या दबाया जाता है। वो ब्रिजवाटर एसोसिएट्स जैसी कंपनियों का उदाहरण देते हैं। वहां रेडिकल ट्रांसपेरेंसी है। रेडिकल ट्रांसपेरेंसी मतलब हर चीज खुली हुई, आइडियाज पर खुलकर बहस होती है, चैलेंज किया जाता है। इसे वो आइडिया मेरिटोक्रेसी कहते हैं। यानी सबसे अच्छा आइडिया चुना जाएगा, चाहे वो किसी का भी हो। पद या सीनियरिटी के आधार पर नहीं, बल्कि मेरिट के आधार पर। ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, पर मुश्किल होगा लागू करना। मुश्किल तो है, पर मुमकिन है। और ग्रांट ये भी कहते हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए किसी को डेविल्स एडवोकेट बना देना, हाँ, जो जानबूझकर विरोध करे। हाँ, वो उतना फायदेमंद नहीं होता जितना किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो सच में जेन्युइनली असहमत हो। असली प्रामाणिक असहमति ही सोच को बेहतर बनाती है, ग्रुप थिंक से बचाती है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, हाँ, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि मौलिकता, ओरिजिनलिटी सिर्फ कोई पैदाइशी गुण या किस्मत की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे डिफॉल्ट पर सवाल उठाना, हाँ, रिस्कों को समझना और उन्हें सोच समझकर संभालना, सही। आइडियाज को ध्यान से चुनना, परखना, और फिर उन्हें सही तरीके से समझदारी से पेश करना। जी। और शायद सबसे जरूरी, एक ऐसा माहौल बनाना जहां अलग राय का स्वागत हो, उसे दबाया ना जाए। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। ये सब चीजें मिलकर मौलिकता को संभव बनाती हैं। हाँ। और यहाँ सोचने के लिए एक और बात छोड़ जाता हूँ। बताइए। शायद मौलिकता का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल काम सिर्फ दुनिया के लिए नए विचार लाना ही नहीं है। हाँ। बल्कि अपने खुद के सबसे गहरे जमे हुए विश्वासों पर लगातार सवाल उठाते रहना है। अपने ही विश्वासों पर? हाँ, खासकर उन विश्वासों पर जो हमारी पहचान का हिस्सा बन चुके हों, उन्हें चैलेंज करना। शायद ये सबसे बड़ी ओरिजिनलिटी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज की इस गहरी पड़ताल में इतना ही। विजडम हाउस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम आपको सबसे बड़ी पुस्तकों से कालातीत अंतर्दृष्टि लाते हैं। यदि आपको यह पुस्तक सारांश मूल्यवान लगता है, तो शेयर और लाइक मत भूलना और विजडम हाउस के लिए सदस्यता ले। उत्सुक रहे और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।